हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं के लिए साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को साइंस का ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। डाउटनर टैब पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनर टैब। हे दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें कौन पादप हार्मोन है? 4 हार्मोन का नाम दिया गया है। पहला है इंसुलिन हार्मोन, बी में दिया गया है थायरॉक्सिन हार्मोन, सी में दिया गया है एस्ट्रोजन, डी में दिया गया है साइटोकाइनिन। तो आज सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आज सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा? आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो आइए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 को दिखा देते हैं। ये दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? 4 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा, क्योंकि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था जो है वो कर्नाटक राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। उसके बाद में जो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया गया है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। तो जो दांतों के साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है ना, वो लवण युक्त होता है, उसमें लवण पाया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर लवण युक्त हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी भी लेंस के द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है, एम का जो मान होता है, उसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? दोस्तों, आपसे बता दें कि लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो मात्रक होता है ना, वो मात्रन विहीन होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर मात्रक विहीन हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल आपसे मैं मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, क्लोरीन की परमाणु के वाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, आपसे बता दें कि क्लोरीन के परमाणु संख्या के वाहितम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है ना, वो 7 होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो मीथेन है, जिसे हम CH4 के नाम से जानते हैं, तो मीथेन एक सरल हाइड्रोकार्बन के रूप में माना जाने वाला यौगिक है। दोस्तों, आपसे बता दें, अगर इस वीडियो का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जिसका नाम है questionforexam.com। तो questionforexam.com पे जाके आप कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्री में आंसर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? यहाँ पे 4 संबंध दिया गया है, यानी 4 फार्मूले दिए गए हैं, जिसमें से एक जो फार्मूला होगा वो काफ़ी ही करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, V बराबर I/R। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो इलेक्ट्रॉनों को जो अधिक से अधिक संख्या होती है वो 2n² होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि निम्नलिखित में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है? आप सभी को मालूम होगा कि मेंडल के जो प्रयोग का सिद्धांत का जो वर्णन है, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। उसी में आपको बौने पौधों को जो मटर का द्वारा मेंडल ने इस पौधे का संक्रमण का सिद्ध करते हैं, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन से जो इसमें संबंध है जो बौने पौधों को दर्शाता है। तो यहाँ जो टी है ये बड़े पौधों को दर्शाया जाता है और छोटा जो टी होता है वो बौने पौधों को दर्शाया जाता है। तो वैसा जो ऑप्शन है छोटा डबल टी, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि मेरुरज्जु निकलता है। तो मेरुरज्जु जो निकलता है वो मस्तिष्क से निकलता है, और वो भी कौन सा मस्तिष्क? तो प्रम मस्तिष्क। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर प्रम मस्तिष्क हो जाएगा। अगर आपको डाउट हो कि अनुमस्तिष्क से निकलता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो आइए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 को दिखा देते हैं।
है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 जो है काफ़ी सिंपल है कि दिया गया है कि किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। यानी अंतरिक्ष में जो भी व्यक्ति जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो वायुमंडल का जो रंग होता है, आकाश का जो रंग होता है, वो उन्हें कैसा नज़र आता है। चार ऑप्शन मिला है, पहला है काला, नीला, लाल, इनमें से को नहीं। तो दोस्तों आपसे बता दें कि जो भी अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ पे कोई भी कण ना मिलने के कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि अगर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे काला। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, तो क्वेश्चन का फिर से वैसे ही लिखेंगे आप कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ पे कोई कण ना मिलने के कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन नंबर 12 को दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। यानी रुधिर यानी खून का कौन सा अवयव होता है, कौन सा गुण होता है जो रक्त स्राव यानी खून का निकलने का जो स्राव होता है उसे रोकने में हमें मदद करता है। चार ऑप्शन मिला है, पहला है लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और डी में दिया गया है इनमें से को नहीं। आप सभी को बता दें कि रुधिर का एक ऐसा अवयव है जिसका नाम है प्लेटलेट्स। यही रक्त को स्राव को रोकने में काफ़ी ही हेल्प करता है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, काफ़ी जाना माना क्वेश्चन है और आपके मैट्रिक एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एक होता है एल्केन, एल्काइन, इस तरीके से बहुत सारे फार्मूले होते हैं जो आपके केमिस्ट्री के अंतिम चैप्टर में पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोले गए हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। दोस्तों आपसे बता दें, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n+2। तो CnH2n+2 जो है वो आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, CnH2n+2। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्न कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटरसाइकिल से चलाना। अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी काफ़ी सिंपल है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। दोस्तों आपसे बता दें कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के जो बीच आबंध बनते हैं ना, वे बनते हैं द्विआबंध। यानी दो आबंध बनते हैं, दो बाउंड बनते हैं, दो बंधन बनते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कितने आबंध बनते हैं, तो दो बनते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। पहला है पूर्ण हरित शैवाल, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, डी में इनमें से को नहीं। तो आप सभी को बता दें कि स्वपोषी पोषण के लिए हरित लवक भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल भी आवश्यक है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आइए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 17 को दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली यानी आँख में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन यानी सबसे ज़्यादा जो अपवर्तन होता है वो कहाँ होता है। चार ऑप्शन मिला है, पहला है कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में, दृष्टि पटल पर। दोस्तों आपसे बता दें कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का जो अधिकांश अपवर्तन जो होता है ना, वो दृष्टि पटल पे होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दृष्टि पटल पे। अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। आज सभी को मालूम होगा कि O3 जिसे हम ओजोन कहते हैं, मैट्रिक एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं कि ओजोन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी या ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हम O3 को बोलते हैं ओजोन। तो O का मतलब होता है ऑक्सीजन और 3 का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु। तो आपको मैट्रिक एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लिखेंगे आप, 3 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। पहला आपसे मिला है अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, परावैंगनी विकिरण, इनमें से सभी। तो आप सभी को बता दें कि ओजोन परत हमारे जीवन के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल है, काफ़ी फ़ायदेमंद है। इससे हमें परावैंगनी किरण आने से रोकती है। ठीक है,
अगर ये वायुमंडल में नहीं रहेगी ओजोन परत, तो पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ जाएगी तथा त्वचा रोग जैसे तरह तरह के रोग उत्पन्न करेगी, जिससे जो मानव जात है वो काफ़ी ही मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो वह है पराबैंगनी किरण। ठीक है, उसके बाद में पराबैंगनी किरण से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ओजोन परत का क्षय का क्या कारण है। आखिर क्या कारण है कि जो ओजोन परत है ना उसका क्षय हो रहा है, धीरे धीरे ओजोन परत का क्षय हो रहा है। अगर जिस दिन ओजोन परत का पूरे तरीके से पूर्ण रूप से क्षय हो जाएगा उस दिन पृथ्वी का मानो तो विनाश ही हो जाएगा। आज सभी को मालूम होगा कि ओजोन परत से हमें विकिरण जो होता है पराबैंगनी किरण जिससे रोकती है। पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी पर आती है तो तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन जितने भी आज सभी को तो मालूम हुआ कि जितने भी लोग दाढ़ी बनवाते हैं उसमें शेविंग करने के लिए एक क्रीम का यूज किया जाता है। उस पर अगर ध्यान से आप देखेंगे ना तो उस पर लिखे रहते हैं CFC। तो CFC का मतलब ही होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर ज़्यादा हम यूज करने लगेंगे तो इसमें से एक प्रकार की गैस निकलती है जो ओजोन परत को जाकर छिद्र करती है। अगर वह छिद्र हो जाएगी ना तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छिद्र हो जाएगी तो पराबैंगनी किरण सूर्य पर आने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 19 दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और आज सभी को बता दें कि 4 ऑप्शन में दिया गया कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा यानी साफ ऊर्जा का जो स्रोत है वह होगा प्राकृतिक गैस, क्योंकि प्राकृतिक गैस ही स्वच्छ और शुद्ध ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है। ये जो सवाल है मेट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी जंतु है या उभयलिंगी जंतु है। तो केचुआ पहला ऑप्शन है, कुत्ता, बिल्ली और बकरी। आज से बता दें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो केचुआ हो जाता है, क्योंकि केचुआ एक ऐसा जंतु है जो उभयलिंगी जंतु की श्रेणी में आता है। अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी पुष्प है। आज सभी को ऐसे पुष्प का यानी ऐसे फूल का नाम बताना होगा जो एक लिंगी होता है, जिसमें एक लिंग होता है। पहला है गुड़हल का पुष्प, सरसों का पुष्प, पपीता का पुष्प, डी में गुलाब का पुष्प। आपसे बता दें कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पपीता का पुष्प, क्योंकि पपीता के पुष्प में ही एक लिंगी पुष्प है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिसके कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं मुकेश अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।